नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट कई फाइनेंशियल जायंट्स द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ जगह बनाने की योजना बनाने की संभावनाओं से भरा हुआ है। ऐसा करने वाली लेटेस्ट कंपनी और इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा एसेट मैनेजमेंट कंपनी फिडेलिटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसेट मैनेजमेंट क्लोसिस स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग तैयार करने के एडवांस स्टेजेस में है। फिडेलिटी ब्लैकरॉक, इन्वेस्को और विजडम ट्री से जुड़ गई है, जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उभरते क्षेत्र में रुचि दिखाई है। ETF की पेशकश करने की जल्दबाजी डिजिटल एसेट की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में बढ़ते विश्वास का क्लियर रिफ्लेक्शन है। फिडेलिटी के इस क्षेत्र में प्रवेश की चर्चा ने बिटकॉइन को $31,000 तक पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 0.97% ऊपर $30,630 पर ट्रेड करती दिखाई दी। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले 24 घंटों में 0.82% की बढ़त के साथ $1,875 के स्तर पर पहुंच गई है। इन्वेस्टर्स के बढ़ते विश्वास के कारण ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.57% बढ़कर $1.18 ट्रिलियन हो गई, जबकि टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 6.32% गिरकर $35.95 बिलियन हो गई। D5 में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.25 बिलियन है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $33.04 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 6.25% और 91.92% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 50.14% पर अनचेंज्ड है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.37% बढ़कर 40,276 पर पहुंच गया। ये याद किया जा सकता है कि फिडेलिटी बैक्ड EDX मार्केट्स बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के उद्देश्य से एक क्रिप्टो एक्सचेंज एक हफ्ते पहले US में बिजनेस के लिए खोला गया था। दूसरी ओर मेटा, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज की बढ़त के कारण रेगुलर आवर्स के दौरान लाभ दर्ज करने के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स और Nasdaq 100 फ्यूचर्स में क्रमश 0.2% और 0.3% की गिरावट दिखाई दी। इन्वेस्टर्स गुड ट्रेड बैलेंस और प्रिलिमिनरी होलसेल इन्वेंटरीज डेटा के साथ फेड चेयरमैन पावेल के भाषण पर भी ध्यान देंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार फर्जी खबरों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें ऐसे केसेस को लॉजिकल एंड तक लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग भी शामिल है। परमेश्वर जी ने कहा, कुछ लोग फर्जी खबरें फैलाने में शामिल हैं, चाहे वे राजनीतिक मुद्दों पर हो या समाज में शांति भंग करने के उद्देश्य से हो। हमने देखा है कि फर्जी खबरें कई प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं। इसे पेश करने के उद्देश्य से तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसे किसी संवेदनशील मुद्दे से जोड़ा जा सकता है, जिससे तस्वीर वास्तव में असंबंधित है। इसलिए हमने सभी प्रकार के उपाय करने का निर्णय लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग करके ऐसी चीजें पोस्ट करने वालों की पहचान करने के लिए उनकी आइडेंटिटी, उनके इरादे और अंत में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम इसे लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। हम अगर मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे केसेस में शामिल लोगों को दंडित करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आवश्यक कानून भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा कानून ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों की सजा का प्रोविजन नहीं करते हैं, तो सरकार आवश्यक कानून बनाने के लिए तैयार है। अमेरिकी स्थित AI फर्म डेटाब्रिक्स ने $1.3 बिलियन में एक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म मोज़ैक ML का अधिग्रहण किया है। एक्विजिशन का उद्देश्य जनरेटिव AI को ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्सेसिबल बनाना है, जिससे वे अपने खुद के डेटा का उपयोग करके मॉडल बनाने, ओन करने और सुरक्षित करने में सक्षम हो सके। डेटाब्रिक्स लेक हाउस प्लेटफॉर्म मोज़ैक ML की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कस्टमर्स को उनके वैल्यूएबल डेटा पर कंट्रोल, सिक्योरिटी और ओनरशिप बनाए रखने का एक कॉस्ट इफेक्टिव इजी तरीका प्रदान करता है। मोज़ैक ML की जनरेटिव AI ट्रेनिंग के साथ कंबाइंड ये रोबस्ट प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरतों को पूरा करता है और विविध AI यूज केसेस को संबोधित करता है। मोज़ैक ML के प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए समय के साथ सपोर्ट, स्केल और इंटीग्रेट किया जाएगा, जिस पर से वे अपने जनरेटिव AI मॉडल्स को बिल्ड, ओन और सिक्योर कर सकेंगे। ब्रायन टूट को नए एजेंट्स को ट्रेन करने की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिससे कस्टमर सर्विस एजेंट्स के लिए सिमुलेशन ट्रेनिंग का निर्माण हुआ। उन्होंने और रैब गोविल ने इस आइडिया को जेनरेट में बदल दिया।
जेनरेट कस्टमर्स और संभावित सामना करने वाले एजेंट्स के लिए एक AI सिमुलेशन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स में मास्टर हासिल करने के लिए इमर्सिव कॉन्वर्सेशन, स्क्रीन और चैट सिमुलेशंस प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म टोन और सॉफ्ट स्किल्स पर फीडबैक प्रदान करने के लिए AI कोच का उपयोग करता है, जिससे एजेंट्स को स्पेसिफिक एरियाज में उनकी मास्टरी का संकेत देने वाले स्कोर कार्ड की अनुमति मिलती है। AI कोच रैंडम कॉल सिनेरियोज प्रस्तुत कर सकता है या एजेंट्स और टीम्स को स्पेसिफिक सिनेरियोज असाइन कर सकता है। जेनरेट का AWS होस्ट किया गया प्लेटफॉर्म एजेंट्स को लाइव कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स के साथ हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स में मास्टर हासिल करने की अनुमति देता है। काइको डेटा के अनुसार USDT रशियन रूबल ट्रेडिंग वॉल्यूम दिसंबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रीसेंट डेटा के अनुसार देश की लीगल करेंसी और टेथर की स्टेबलकॉइन USDT के बीच ट्रेड्स की टोटल डेली वॉल्यूम 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। CC डेटा द्वारा प्रस्तुत एक स्टडी से पता चलता है कि 24 जून को रूबल USDT ट्रेड की डेली वॉल्यूम बढ़कर लगभग $15 मिलियन हो गई। मर्सनरीज से बनी एक रशियन प्राइवेट मिलिट्री फर्म वैगनर ग्रुप द्वारा आयोजित पुतिन के अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह ने USDT के खिलाफ रूबल के व्यापार में रुचि बढ़ा दी है। रशिया की आर्मी में गंभीर खामियों और उनके डिविजन्स के भीतर असहमति को उजागर करने के अलावा वैगनर म्यूटनी ने क्रिप्टोकरेंसी में रशियन इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से पाउंड को प्रेफर्ड ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में फिर से स्थापित कर रही है। कोविड-19 के बाद डिजिटल इकोनॉमी के उदय ने सरकारों को डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजीज पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। डिजिटल इकोनॉमी सस्टेनेबल और स्केलेबल है, जिससे फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का फायदा होता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विकसित करने के लिए कई एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट किया है। फरवरी 2022 में बैंक ने CBDC पर 12 मंथ रिसर्च प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट किया। BOE ने CBDC के विकास और इम्प्लीमेंटिंग पर पब्लिक कंसल्टेशंस आयोजित किया है। डिजिटल स्टर्लिंग या बिटकॉइन यूजर की प्राइवेसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। बैंक ब्लॉकचेन पर परे अन्य तकनीकों का पता लगा सकता है, लेकिन सरकार को यूजर्स के लिए ट्रैकिंग एजेंट बनाने से रोकने के लिए यूजर डेटा सिक्योरिटी को प्राथमिकता देगी। कथित तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपैटिबल CBDC को विकसित करने में ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लेजर्स की तुलना में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने की दक्षता की तुलना कर रहा है। OpenSea डेटा के अनुसार इंस्क्रिप्शन जो बिटकॉइन ऑर्डिनल से प्रेरित है, जो मिड जून के अपनी स्थापना के बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम में 560 ईथर से अधिक हो गया है, जो कि $1 मिलियन के बराबर है। इंस्क्रिप्शन, जिसे इसके यूजर्स ESC20 टोकन नामक के रूप में जानते हैं, जो यूजर्स को इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शनल कॉल डेटा का उपयोग करके यूनिक टोकन जनरेट करने की अनुमति देता है। इंस्क्रिप्शन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इथेरियम ट्रांजैक्शन के भीतर एम्बेडेड यूनिक NFT लाइक इमेज आर्टिफैक्ट्स को जनरेट करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉल डेटा का उपयोग करता है। कुछ ही हफ्तों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में $1 मिलियन से अधिक की वृद्धि के साथ इंस्क्रिप्शन ने ट्रेडर्स के बीच रुचि बढ़ा दी है। एक प्रमुख इंस्क्रिप्शन क्रिप्टोपंक NFT कलेक्शन है। अपने स्पेकुलेटिव फेज और क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन की कमी के बावजूद इंस्क्रिप्शन को इथेरियम NFT का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव माना जाता है। प्रोटोकॉल के क्रिएटर टॉम लेमन का मानना है कि ये इथेरियम NFT के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है। इन्वेस्टर्स ने 23.36 मिलियन ETH स्टेक किए हैं, जो लगभग $44 बिलियन है, जो बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ETH बैलेंस से अधिक है। नैनसन डेटा के अनुसार ही करंट सप्लाई का 19.4% है। हालांकि बीकन चेन डेटा से संकेत मिलता है कि अब सिर्फ 20.3 मिलियन ETH स्टेक किए हैं, जिससे नैनसन और बीकन चेन डेटा के बीच डिस्पैरिटी के बारे में चिंता बढ़ गई है। US SEC की क्रिप्टो क्रैकडाउन के कारण सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की ETH होल्डिंग में गिरावट आई है। नैनसन डेटा से पता चलता है कि अप्रैल के मध्य में शपेला अपग्रेड के बाद से ETH होल्डिंग में 5 मिलियन ETH की कमी आई है, जिससे स्टेक्ड ETH की विड्रॉल्स की अनुमति मिल गई है। कॉइनबेस का ETH बैलेंस 1 मिलियन ETH घटकर $7.2 बिलियन हो गया, जबकि बाइनेंस का ETH बैलेंस 4.7 मिलियन ETH से गिरकर 4.1 मिलियन ETH हो गया। बाइनेंस और कॉइनबेस के खिलाफ SEC के मुकदमों के बाद तेजी से विड्रॉल्स के ट्रेंड को उलटते हुए स्टेकिंग डिपॉजिट ने विड्रॉल्स को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा लीडो का टोटल वैल्यू लॉक्ड पिछले हफ्ते 12.72% बढ़ गया। लेवरफाई इथेरियम ब्लॉकचेन पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinBX एक्सचेंज पर डेब्यू करने के लिए तैयार है,
जो डिसेंट्रलाइज्ड लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। लेवरफाई को CoinBX पर लिस्ट करके बड़े दर्शकों तक पहुंचाने की उम्मीद है, जिससे उन्हें इसकी मजबूत लेवरेज ट्रेडिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच मिल जाएगी। यूजर्स 28 जून से CoinBX पर लीवर टोकन डिपॉजिट करने, विड्रॉ करने और ट्रेड करने में सक्षम होंगे, जो क्रिप्टो प्रशंसकों के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करेगा। ट्रेडर्स लेवर USDT और लेवर INR ट्रेडिंग पेयरिंग में भाग लेने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी और लेवर टोकन के लिए लिक्विडिटी बढ़ेगी। इंडिया बेस्ड ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म क्लियरटैक्स ने सोमवार को अपने नए प्रोडक्ट क्रिप्टो टैक्स के साथ क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन और फाइलिंग इंडस्ट्री में प्रवेश की घोषणा की। इन्वेस्टर्स को टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए साइट ने 100 से अधिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ लिंक किया है, जिसमें कॉइनबेस, CoinDCX, बाइनेंस और WazirX शामिल है। कई एक्सचेंजेस का कॉम्बिनेशन यूजर्स को कई प्लेटफॉर्म्स पर उनके सभी इन्वेस्टमेंट का एकीकृत दृश्य प्रदान करेगा। स्टेटमेंट के अनुसार क्लियरटैक्स यूजर्स को लॉसेस को बैलेंस करने और बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस पर गुड एंड सर्विस टैक्स और TDS को मैनेज करके क्रिप्टो टैक्सेस को कम करने में सक्षम करेगा। ये आम इन्वेस्टर्स को डू इट योरसेल्फ टैक्सेशन मैनेजमेंट ऑप्शंस भी प्रदान करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।